हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं। आज के टॉपिक का हमारा पॉइंट है वर्षा वन के निवासी। हमने इससे कल के टॉपिक में बात किया था कि वर्षा वन किस प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में बात किया था कि ये जो वन होते हैं ये खास करके 0 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागर कहते हैं, या भूमध्य रेखीय कह सकते हैं आप लोग इसे। इसे हम विषुवत रेखीय भी कहते हैं। क्लास कहता है यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो वर्षा वन होता है ये काफ़ी ज़्यादा सघन होता है और यहाँ पर सामान्य तौर से रहना आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ के पेड़ों को काट करके साफ करके फिर यहाँ पर रहने के लिए ज़मीन खाली की जाती है। फिर इन्हीं के ऊपर ये लोग किसी का किसान करते हैं, मतलब कि खेती करते हैं किसान, और इसके बाद ये अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदियों में मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो पुरुषों का मेन काम होता है शिकार करना होता है और नदियों में मछली पकड़ना इनका मेन काम होता है। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं होती है वो क्या करती हैं? तो कहता है महिलाओं का काम होता है फसलों का ध्यान रखना। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद ये सब उगाने का काम करती है। आप लोगों ने अनानास और शकरकंद तो देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या टेपियोका देखा है? जो टेपियोका होता है वो कुछ इस टाइप का होता है और इसका जो खेती होती है ये ज़्यादातर हमारे भारत के केरला साइड में काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो टेपियोका है ना, जो टेपियोका है इसी को हम कहते हैं मेनियोक भी कहते हैं और इसी को कसावा भी कहते हैं। ठीक ना। तो टेपियोका को ही हम मिनियोक भी कहते हैं और कसावा के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे शिकार ढूंढने के लिए यहाँ के पुरुषों को काफ़ी अंदर तक जंगलों में जाना पड़ता है और ये जो जंगल होते हैं काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। इसलिए यहाँ पर जानवरों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल सा होता है। कहता है ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन दहन प्रणाली पद्धति का उपयोग करते हैं। अब ये कर्तन दहन प्रणाली को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लेश एंड बर्न मेथड कहते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर आग लगाना है और उनके जला देने के बाद जो राख बचती है उसी के ऊपर ये लोग खेती करने का काम करते हैं। इसी को कहते हैं स्लेश एंड बर्न मेथड कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। कहता है कर्तन दहन पद्धति में किसान पहले पेड़ों और झाड़ियों को काट करके भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। अब हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, हमने इनको काट दिया और फिर हमने यहाँ पर आग लगा दिया। तो आग लगाने से अब जो राख बचेगा, अब ये राख जो है वह एक टाइप की देखा जाए तो उर्वरता, जिसे कहते हैं फर्टिलिटी, ये इसका काम करती है और ये सॉइल में जा कर के मिल जाती है, मिट्टी में जा कर के मिल जाती है। इसे मिलने के बाद इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। कुछ वर्षों तक मतलब 3 से 4 वर्ष तक यहाँ पर लगातार फसलों का उत्पादन होता है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार मिट्टी से बार बार प्रयोग से मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को फिर से जोतना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से किया गया खेती का विकास, इसी को हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं क्लास। आइए देखता है कहता क्लास क्या कहता है। इसका उपयोग करते हैं और इसका जो मुख्य आहार होता है, मतलब कि यहाँ के जो लोगों का मुख्य आहार होता है वह मेनियोक ही होता है या कसावा, जिसे कसावा भी कहा जाता है। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। जो चींटी होती है ना, तो चींटियों के जो दाने होते हैं ये इनके भी खाने का काम करती है।
ये कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसे नगदी फसलों का यहाँ पर भी उत्पादन करते हैं। जरा ध्यान देना कि ये जो कॉफ़ी, मक्का, कोको जो है ना, इस प्रकार के फसलों के उत्पादन करने के लिए हमें जो जलवायु चाहिए, वो जलवायु जो होता है वो भूमध्य रेखीय होता है या भूमध्य सागरीय कह सकते हैं आप लोग इसे। भूमध्य सागरीय जलवायु में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। इसकी एक खास बात और भी होती है और वो ये होती है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी, मक्का और कोको का विकास अच्छे से हो जाता है। कहता है वर्षा वन, मतलब वर्षा वाले वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। इस प्रकार की लकड़ी जो घरों के लिए लकड़ी देते हैं उन्हें हम कहते हैं इमारती लकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमारती लकड़ी कहते हैं। कहता है कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वह मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। आपको देखता हूँ, इसके पिक्चर मेरे पास होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप से घरों में रहने का काम करते हैं क्लास। तो इनका जो घर होता है वो कुछ इस टाइप का घर होता है। यही होता है इनका छोटा सा अपार्टमेंट, इसी में ये लोग रहने का काम करते हैं। कहता है कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। बदलने के पीछे जो मेन प्रक्रिया है वो है बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। क्योंकि बाहरी लोगों को द्वारा यहाँ पर इनके खान पान, इनके पहनावे, सभ्यता में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। कह रहा है कि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का उपयोग किया गया था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेजन रिवर में या अमेजन बेसिन में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किस तरीके से आप न जा सकते हैं। तो वह है ट्रांस अमेजन महामार्ग से आप जा सकते हैं। कहता है कि अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबाद को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे। जरा ध्यान देना कि ये देखो कहा था ना अभी मैंने आपको कि ये बदलाव कर रहे हैं। तो बदलाव क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब यहाँ पर रोड बना दिए गए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा। वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। अपने पुराने तरीके का मतलब होता है क्या? कर्तन दहन प्रणाली से ही खेती कर रहे हैं अभी भी। कहता है विकास की गतियां सॉरी गतिविधियां के कारण गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि आप इस पिक्चर को जरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि शुरुआती टाइम में देखा जाए तो यहाँ पर वनों की सघनता इस प्रकार से थी, लेकिन लोगों ने खेती करने के लिए क्या कर दिया? तो खेती करने के लिए जमीनों को साफ कर दिया। अब एक टाइम के बाद तो ऐसा आएगा ना कि ये जो जमीन होगा वो अनउपजाऊ हो जाएगा और ये जो पूरा लैंड था, ये लैंड क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। लुप्त का मतलब होता है खत्म हो रहा है। अब इसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है। मतलब कि जब यहाँ पर वर्षा वन खत्म हो जाते हैं तो इसके कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव ये पड़ता है कि यहाँ के हमारे पास जो बायोडायवर्सिटी होता है वो खत्म हो जाता है। हमारे पास दूसरा जो होता है वो नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो इसके कारण हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं ये इसे कम करने में मेन रोल प्ले करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन होता है इसे कम करने में मेन रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके कट जाने से हम इसके विश्व के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर पर। कहता है वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को भी पता है कि जो हमारे पास लैंडफॉर्म होता है इसके ऊपर यदि पेड़ पौधे हो तो पेड़ पौधे हमारे सॉइल को जकड़ के रखते हैं, उसको
अपने साथ इकट्ठा करके रखते हैं, जिसके कारण यदि पानी की बूंद आती है या पानी का पूरी तरह से बहाव आता है तो ये इसको बहने से रोकता है, या कह सकते हैं मिट्टी के कटाव होने से रोकता है। तो मिट्टी के कटाव को अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, पेड़ों को ही काट दिया है। तो इस प्रकार की समस्या हमारे आज के वातावरण में काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को क्लास मिल जाती है। तो ये थे आज के टॉपिक वर्षा वन के निवासियों के बारे में, कि वर्षा वन के निवासी किस प्रकार से रहते हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा होता है, उनके जीवन की क्रियाविधि कैसी होती है, हमने इसके बारे में आज बात की। ये कैसा लगा जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन के बारे में बात करेंगे। कि आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और वीडियो को और आगे पब्लिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।